स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर 3 मेथड्स के बारे में बात की थी जिनके थ्रू कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है कि जब भी कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल में एक्यूज्ड भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। अब उन 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड था समन, जिसके बारे में हमने डिटेल के अंदर बात की है। उसके बाद जो दूसरा मेथड था वो है अरेस्ट वारंट, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसके रिगार्डिंग हमने ये जाना था कि अरेस्ट वारंट का फॉर्मेट क्या है। वहीं इसके बारे में हमने ये भी जाना था कि जिस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है उस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर उस वारंट को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वारंट ऑफ अरेस्ट जिस कोर्ट ने इशू किया है उस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पर उस सिचुएशन में ये वारंट ऑफ अरेस्ट कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो अब वो कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा उसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला सेक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेक्शन नंबर 77। देखो, सेक्शन नंबर 77 सिंपल एक लाइन में हमें ये कहता है कि जब कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा, कोई भी कोर्ट हो, इंडिया का कोई भी कोर्ट हो, जब भी वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा वो वारंट ऑफ अरेस्ट इंडिया के किसी भी कोने में एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सेक्शन नंबर 78 की, तो सेक्शन नंबर 78 हमें एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे कोर्ट के द्वारा इशू किए गए वारंट ऑफ अरेस्ट को कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग सेक्शन 78 के जो दोनों क्लॉजेज हैं वो हमें क्या बता रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है जिसने दिल्ली के किसी एरिया के अंदर कोई क्राइम कमिट किया, उसके बाद वो गुजरात भाग गया। अब जिस एरिया के अंदर उसने क्राइम कमिट किया है वो सपोज करो करकरडूमा कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है ना। अब ये जब एक्स पर्सन भाग गया दिल्ली से, उसके बाद इस कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया गया। अब उसके बाद उस केस में ट्रायल चलेगा, लेकिन ट्रायल तो तभी चलेगा ना जब ये एक्स पर्सन उस ट्रायल के अंदर मौजूद हो। तो अब ये एक्स पर्सन इस ट्रायल में मौजूद रहेगा, उस बात को इंश्योर करने के लिए ये कोर्ट क्या करेगा, अरेस्ट वारंट को इशू करेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अरेस्ट वारंट किसको इशू किया जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर सेक्शन 78 का पहला क्लॉज कहता है कि ये जो एक्यूज्ड है वो जिस एरिया में भाग कर गया है वहां के या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर डीएसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो अरेस्ट वारंट क्या कर दिया जाएगा, बाय पोस्ट या फिर किसी और तरीके से, जो भी इस कोर्ट को ठीक लगता हो, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब जब इन तीनों में से जिसके पास भी कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट फॉरवर्ड किया है वो या तो खुद अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट का नाम उस वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर एंडोर्स करके उन्हें अथॉरिटी दे देंगे कि जाके तुम उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 78 का सेकंड क्लॉज हमें कहता है कि ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ना, केवल यही फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ कुछ नेसेसरी डिटेल्स भी हैं जो फॉरवर्ड की जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स पर्सन का पूरा नाम क्या है, इसका निक नेम क्या है, इसके शरीर पे कोई मार्क है कि नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एड्रेस क्या है, इसने किस तरीके का ऑफेंस किया है, क्या वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, बेलेबल है तो कितनी श्योरिटीज पर और कितने अमाउंट के बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराने के बाद उसको बेल दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो भी अरेस्ट वारंट के साथ फॉरवर्ड की जाएंगी। ठीक है, तो मोटा मोटा सेक्शन 78 सिंपल ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कोई क्राइम कमिट करके भाग जाता है तो जिस एरिया में वो भाग के गया है वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर डीएसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो वारंट, उसके साथ साथ उस एक्यूज्ड पर्सन के रिगार्डिंग नेसेसरी डिटेल्स बाय पोस्ट या फिर जो भी ठीक लगता है कोर्ट को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। और फिर ये लोग या तो खुद या फिर अपने सबऑर्डिनेट का नाम एंडोर्स करके उन्हें बोलेंगे कि वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करो। ठीक है ना। ठीक है, वहीं उसके बाद बात करें सेक्शन नंबर 79 की, तो जिस तरीके से सेक्शन नंबर 78 एक प्रोसीजर बताता है उसी तरीके से सेक्शन नंबर 79 भी एक प्रोसीजर बताता है
कि जब कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा तो उस वारंट ऑफ अरेस्ट को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। हाँ, यहाँ पर फर्क ये है कि सेक्शन नंबर 78 में जिस एरिया में एक्यूज्ड भागकर जा रहा है वहां के डीएसपी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वारंट ऑफ अरेस्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन सेक्शन नंबर 79 में वारंट ऑफ अरेस्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी पुलिस थाना आता है उस थाने के पुलिस ऑफिसर को ही कोर्ट अथॉरिटी दे रहा है कि जाओ उस एरिया में एक्यूज्ड छुपा है उसको अरेस्ट कर कर कोर्ट में प्रेजेंट करो। ठीक है ना। तो अब कैसे पुलिस ऑफिसर जाकर उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करेगा, उसी के बारे में सेक्शन नंबर 79 3 क्लॉज के अंदर हमें बताता है। अब वो 3 क्लॉजेज हमें क्या बता रही हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है जिसने दिल्ली के अंदर कोई क्राइम कमिट किया, उसके बाद वो गुजरात भाग गया। अब दिल्ली के जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में इस एक्स पर्सन ने क्राइम कमिट किया है वो करकड़डूमा कोर्ट है। ठीक है ना। अब ये जो एक्स पर्सन है जब वो भाग गया गुजरात, उसके बाद इस एक्स पर्सन के अगेंस्ट केस दाखिल किया गया। अब उस केस के अंदर ट्रायल भी चलेगा, लेकिन ट्रायल तो तभी चलेगा ना जब ये एक्स पर्सन उस ट्रायल में मौजूद हो। तो अब ये एक्स पर्सन इस ट्रायल में मौजूद होगा, उस बात को इंश्योर करने के लिए ये कोर्ट क्या करेगा, अरेस्ट वारंट इशू करेगा। लेकिन सेक्शन 78 से अलग हटकर यहाँ पर सेक्शन 79 के तहत ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो पुलिस स्टेशन आ रहा है उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को ही ये अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा। अब उसके बाद जब इस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट इशू किया गया तो अब ये पुलिस ऑफिसर उस एरिया में जाएगा जिस एरिया में ये एक्स पर्सन भागकर छुप गया है। अब वहां जाकर ये क्या करेगा, वहां जाकर ये डायरेक्ट एक्स पर्सन को नहीं पकड़ लेगा, वो पहले उस एरिया के या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या फिर उस एरिया के एसएचओ के पास जाएगा। ठीक है ना। और जब वहां पर वो जाएगा तो ये दोनों में से जिसके पास भी जाएगा वो अरेस्ट वारंट को क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे। कैसे एंडोर्स करेंगे, अपना नाम लिखेंगे उस वारंट के ऊपर। ठीक है ना। जब वो अपना नाम लिखेंगे उस अरेस्ट वारंट के ऊपर तो इस पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो इस एक्स पर्सन को अरेस्ट कर सके। और इवन अगर इस पुलिस ऑफिसर को जरूरत पड़ेगी तो वो इनका मदद लेकर इस एक्स पर्सन को अरेस्ट करेगा। लेकिन सपोज करो ये पुलिस ऑफिसर जब इस एरिया में पहुंचा तो इसको इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं इन लोगों के पास गया अरेस्ट वारंट को एंडोर्स कराने के लिए तो बहुत डिले हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर ये एक्स पर्सन अपनी जगह से कहीं और भाग जाएगा। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में ये जो पुलिस ऑफिसर है इनके पास डायरेक्टली न जाकर पहले वो एक्स पर्सन को अरेस्ट करेगा, उसके बाद इन लोगों के पास जाएगा कि देखो मैंने ये एक्स पर्सन को तुम्हारे यहाँ से अरेस्ट किया है, अब ये अरेस्ट वारंट है, इसको ऊपर तुम लोग एंडोर्स कर दो। ठीक है ना। तो मोटा मोटा सेक्शन 79 हमें कहता है कि जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर एक्यूज्ड क्राइम कमिट करके भागा है वो कोर्ट अपने ही जुरिस्डिक्शन के अंदर जो पुलिस थाना आ रहा है उस थाने के ऑफिसर को वारंट इशू करेगी और उसको बोलेगी कि ये देखो एक्स पर्सन है, ये इस एरिया में जाकर छुपा है, वहां से जाकर उसे पकड़ो, अरेस्ट करो और कोर्ट में प्रेजेंट करो। और वो पुलिस ऑफिसर उस एरिया के या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या फिर एसएचओ के पास जाकर उस वारंट को एंडोर्स कराएगा, उसके बाद उस एक्यूज्ड को पकड़ेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो वो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली पहले एक्यूज्ड पर्सन को पकड़ेगा, उसके बाद जाएगा या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर एसएचओ के पास अरेस्ट वारंट को एंडोर्स कराने के लिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो अभी हमने सेक्शन नंबर 78 के अंदर बात की कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर अरेस्ट वारंट को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस अरेस्ट वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्या, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। तो अब अगला स्टेप क्या होगा वो सेक्शन नंबर 80 बताता है। अब सेक्शन नंबर 80 हमें क्या बता रहा है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना। तो देखो सीआरपीसी के सेक्शन 78 के तहत दिल्ली के करकड़डूमा कोर्ट ने क्या किया,
अरेस्ट वारंट को फॉरवर्ड किया उस एरिया के डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जिस एरिया में उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराया जाना है, ठीक है ना। लेकिन हर एक अरेस्ट वारंट को ये लोग पर्सनली तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, तो इस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट का नाम इस अरेस्ट वारंट पर एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो अब इस अरेस्ट वारंट को फुलफिल करने के लिए ये पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। तो अब इस एक्यूज्ड को अरेस्ट करते वक्त ये पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि ये जो अरेस्ट वारंट है क्या वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर तो वो अरेस्ट वारंट बेलेबल है और उस बेलेबल अरेस्ट वारंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ये एक्यूज्ड फुलफिल करने के लिए रेडी है, तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इस एक्यूज्ड को अपने साइड पे ही अरेस्ट करने के बाद छोड़ देगा। लेकिन अगर ये अरेस्ट वारंट क्या है, बेलेबल नहीं है, यानी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है, तो वो ये देखेगा कि जिस जगह पर उसने इस एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है वहां से क्या इशूइंग कोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर से कम है। अगर तो वो 30 किलोमीटर से कम है तो ये पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट इशूइंग कोर्ट के पास ले जाकर एक्यूज्ड को प्रेजेंट कर देगा। अदरवाइज ये पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज्ड को इनके ऑफिस में ले जाकर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सपोज करो ये जो पुलिस ऑफिसर है इसने जिस जगह पर इस एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया वो जगह और ये जो इशूइंग कोर्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से ज्यादा का है। तो इस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इस एक्यूज्ड पर्सन को इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसने भी उस पुलिस ऑफिसर को एंडोर्स किया था, उसके ऑफिस ले जाकर उस एक्यूज्ड को उनके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब पुलिस ऑफिसर का काम वहां पर खत्म हो गया। उसके बाद जब इन लोगों के सामने एक्यूज्ड को प्रेजेंट कर दिया गया तो अब ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर सेक्शन नंबर 81 हमें बताता है। तो अब सेक्शन नंबर 81 हमें क्या बता रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 81 हमें कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसने भी उसको एंडोर्स किया था, उसके सामने प्रेजेंट करता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो एक्यूज्ड को चेक करेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करने के लिए इशूइंग कोर्ट ने अरेस्ट वारंट फॉरवर्ड किया था। अब ये लोग जब चेक कर लेंगे, पुष्टि कर लेंगे कि ये एक्यूज्ड वही पर्सन है जिसको अरेस्ट करने के लिए इशूइंग कोर्ट ने कहा था, उसके बाद ये लोग इसी पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि इस एक्यूज्ड पर्सन को इशूइंग कोर्ट के पास ले जाकर प्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। यहां तक तो सेक्शन नंबर 81 का पहला क्लॉज कहता है। उसके बाद सेक्शन 81 का जो पहला प्रोवाइजो है वो हमें कहता है कि अगर इशूइंग कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट इशू किया है वो अगर बेलेबल है और उस बेलेबल अरेस्ट वारंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ये एक्यूज्ड फुलफिल करने के लिए रेडी है, तो अपने साइट पर ही ये लोग क्या करेंगे, उस एक्यूज्ड को रिलीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 81 का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो हमसे कहता है कि अगर कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट इशू किया है वो नॉन बेलेबल वारंट है और किन्हीं कारणों की वजह से ये पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज्ड को इशूइंग कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो ये पुलिस इस एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी, बल्कि ये पुलिस जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है उस कोर्ट के सामने इस एक्यूज्ड को प्रेजेंट करेगी। अब उस कोर्ट के ऊपर है कि इस एक्यूज्ड को बेल देना है कि नहीं देना है। अगर ये कोर्ट इस एक्यूज्ड को बेल प्रोवाइड करता है तो ठीक, अगर बेल प्रोवाइड नहीं करता है तो ये कोर्ट क्या करेगा, इस एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 77 से लेकर सेक्शन 81 तक के सारे सेक्शंस समझ में आए होंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि बिना वारंट के एक्यूज्ड को कैसे अरेस्ट किया जाता है, ठीक है।